तो जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ 11th क्लास का। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग इस दुनिया में कोशिका और सेल के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने पहले पिछले क्लास में देखा था कि किस तरह से हमारा जो शरीर का वेल्डिफिकेशन हुआ है या किस तरह से हमारा शरीर जो है डेवलप हुआ है, उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आज क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सेल जो होते हैं उसके सेल थ्योरी के बारे में तो हम लोग ने स्टडी कर चुका है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि सेल के क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो जी हाँ, इन्हीं जैसे सवालों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल के जो टाइप्स होते हैं, सेल के टाइप्स के बेसिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। लेकिन आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों ने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? विच इज द मेड अप ऑफ द सिंगल सेल एंड द एनिमल हु इज द मेड अप ऑफ द मोर देन वन सेल इज नोन एज द ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बस ऐसे ही फिनोमेना को लेकर के हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए लेकर के शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ सेल। लेकिन टाइप्स ऑफ सेल्स की जैसे ही बात करेंगे तो पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे क्या हमारे बैक्टीरियास हो गए, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बाबू? प्रोकैरियोटिक। क्या हो जाएंगे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक टाइप सेल हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होंगे, यूकैरियोटिक सेल होंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है उनको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे समझने योग्य बात ये है कि हम लोगों ने बोलने के लिए तो बड़े इजीली तरीके से हम लोग बोल दिया कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक है लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, विच इज द मेड ऑफ द सिंगल सेल ओनली। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म कौन से हैं बताइए? हमने किंगडम क्लासिफिकेशन हमने बताया था, पिछले क्लास में बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। तो उसमें प्लांटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फंगी के बारे में डिस्कस किया था और एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था। और सबसे पहली बात जो पहला किंगडम में हम लोग बताया था कि मोनेरा, तो मोनेरा विच इज बिलोंग फ्रॉम द बैक्टीरिया ग्रुप, तो हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था, जो कि क्या थे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक है बट मल्टीसेलुलर नहीं है? ये मल्टीसेलुलर नहीं है, यूकैरियोटिक है लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं है। कौन है बाबू? कौन है? प्रोटिस्टा। कौन है बाबू? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बाबू, ऑर्गेनिज्म है जो क्या है बाबू? विच इज क्या है बाबू? यूनिसेलुलर बट दे आर क्या है बाबू? ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बट दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है। उससे पहले कि आज के क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखते कैसे हैं, वो कैसे किसी आउटर ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के अंदर परमिट करते हैं, या जाने की अनुमति देते हैं या आने की अनुमति देते हैं। इन चीज़ों पर हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और मिटा करके हम लोग उस बातों पे डिस्कस करते हैं। तो ये सारी जो बातें थी वो पिछले क्लास का इंट्रोडक्शन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे याद रखने की बात जो है हमने बता दिया है कि जो आपके ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है बाबू? आपके यूकैरियोटिक है, और साथ ही साथ ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि यूकैरियोटिक तो है लेकिन यूनिसेलुलर भी है, वो है आपका प्रोटिस्टा। उसको अपने ध्यान में रखिएगा। आगे कर चलते हैं। तो यहाँ पे देखा है कि आपको
यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज। तो प्रोकैरियोटिक सेल, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में कैसे वो दिखते हैं, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे है ना, और ऐसे। ऐसे। लेकिन ये आपको स्ट्रक्चर बताऊं उससे पहले एक स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस कर लो कि अगर हम लोग बोले बाबू लिपिड्स कि लिपिड्स के स्ट्रक्चर जो होंगे वो कैसे होंगे। लिपिड के स्ट्रक्चर इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो स्ट्रक्चर समराइज करने वाले हैं वो लिपिड का स्ट्रक्चर समराइज करने वाले हैं। तो लिपिड का स्ट्रक्चर होता कैसा होगा, तो अगर हम लोग देखें तो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ऐसे इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे किसके स्ट्रक्चर हो गया बाबू, स्ट्रक्चर किसके हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ कौन चीज का हो गया, लिपिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग ऊपर वाला जो पार्ट्स देखेंगे ये हमारे हो जाते हैं फॉस्फेट। क्या हो जाएगा बाबू, फॉस्फेट, है ना। और दूसरा वाला जो पार्ट्स होगा वो हम लोग किसका पार्ट बोलेंगे बाबू, द लिपिड के पार्ट्स, टेल पार्ट्स करेंगे, ठीक है। एक्चुअली इसका नाम जो होता है, इसका नेमिंग अगर नोमेनक्लेचर हम लोग करें, लेवल्ड करें इसको, तो इसका नाम हम लोग देखेंगे क्या बाबू, हाइड्रोफोबिक, और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक, है ना। जो कि एक क्या करता है बाबू, आप देखिए वाटर से अट्रैक्ट होता है, वाटर से क्या होता है बाबू, अट्रैक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, अवे फ्रॉम द वाटर, है ना। तो कभी भी देखिएगा जब भी हम लोग वाटर को मिक्स करते हैं ऑयल के साथ तो उसमें क्या होता है, लेयर फॉर्म कर देता है। लेयर फॉर्म करने की वजह क्या है कि इसमें क्या रहता है बाबू, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स रहते हैं जो अवे फ्रॉम द वाटर, यानी वाटर से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से इसमें लेयर फॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो ये स्ट्रक्चर तो जहन में रखिएगा। और उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर समराइज कर दें, बना दें, तो कैसा दिखेगा, ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग बना दें ऐसे करके। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, वो स्ट्रक्चर किस चीज के हैं, लिपिड्स के स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग फैट कहते हैं, ये लिपिड्स के स्ट्रक्चर होता है। ये सारे लिपिड के स्ट्रक्चर है, ये सारे लिपिड्स के स्ट्रक्चर। ड्रॉ कर दे इसको, अगर इजली आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो लिपिड्स का काम क्या होता है बाबू, लिपिड्स का फंक्शन जनरली ये है कि वो वाटर से क्या होंगे बाबू, वाटर से दूर हटेंगे, है ना। आप इसको जल्दी से भर लें। अच्छा, आपसे मेरा ये, जब तक हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि ये अगर लिपिड का ये सिंगल लेयर दे रहे हैं और लिपिड का ये दूसरा लेयर दे रहे हैं, तो क्या इसका नाम हो सकता है, नाम बताइए तो, जब तक हम ये डायग्राम को कंप्लीट कर लें। लिपिड का पहला लेयर और लिपिड का दूसरा लेयर, क्या इसका नाम देंगे, जल्दी से बताइए। मेरा स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो गया, है ना। अच्छा, क्या लगता है अगर यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल को पास कराना चाहें तो पास हो पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स मौजूद हैं लिपिड्स के कि यहाँ पे वाटर को पास नहीं करने देंगे, है ना। जैसे यहाँ पे लिपिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको हम लोग फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और फॉस्फेट में हम लोग देखते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स। तो कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो वाटर से अवे जा रहे थे और कुछ ऐसे हैं जो वाटर से अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या यहाँ से सेल के स्ट्रक्चर के अंदर, या स्ट्रक्चर ऑफ सेल अगर है तो इसके अंदर क्या, इसके एक दो चीजें होती है, एक होता है इंट्रासेलुलर, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर और सेल के अंदर। तो क्या सेल के अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जा पाएंगे, तो मेरा आप थोड़ा सा एक बात सुन लीजिएगा कि अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंदर के तो वाटर के बारे में, यानी हाइड्रो क्वांटिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद रहते हैं जो कि क्या करते हैं बाबू, वाटर को क्या करते हैं, ऐसे फ्लूइड को कैपेबल होते हैं यहाँ पे क्या करने के लिए, दूसरे ऑर्गेनिल्स को तैयाराने के लिए, है ना। तो इसके अंदर सारे ऑर्गेनिल्स क्या होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये बात, तो जाहिर सी बात है वाटर तो अंदर है,
तो वाटर गया कैसे, है ना। तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो लिपिड्स का जो लेयरिंग है इसका नाम आप लोगों ने पता चला, इसका नाम क्या होता है बाबू। अगर ये सिंगल लेयर है तो मोनोलेयर कहेंगे। अगर ये फॉस्फेट का कितना लेयर हो गया बाबू, कितना लेयर होगा, 2 लेयर हो गया, तो इसका नाम है क्या बाबू, फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट लिपिड, लिपिड बाई लेयर, फॉस्फेट लिपिड बाई लेयर। बाई मतलब क्या हो जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पे कितने लेयर हो गए, 2 लेयर हो गए, तो इसका नाम क्या देंगे आपका फॉस्फेट लिपिड बाई लेयर, यानी कितने लेयर हो गए, यहाँ पे 2 लेयर देखने को मिल रहे हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें तो सेल के अंदर ये आपके प्रोकैरियोटिक जो सेल हो गए, इनके बाहर भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं क्या, क्योंकि हम लोग जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलेंगे, बताइए। वायरस में देखने को मिलेंगे। अच्छा, वायरस में कौन से सेल होते हैं, वायरस में किस तरह की कोशिका पाई जाती है, कोई आइडिया है आपको। वायरस जो है, मान लीजिए सारे के सारे दुनिया के जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म थे और आर द मेकअप ऑफ द सेल, अगर हम बात कर रहे हैं वायरस की, तो वायरस जो है इस दुनिया में जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जैसे बिहेव करते हैं, और अपने लिविंग, जाहिर सी बात है कि लिविंग कैसे बिहेव करते हैं, जो कि अपने होस्ट सेल से वो अटैच हो जाते हैं और उनके एनर्जी को वो क्या करते हैं, नरिशमेंट करते हैं, और उसके बाद ऐसे वो क्या करते हैं, अपने एक्टिविटी को शो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो नॉन लिविंग तो करोड़ों वर्ष तक पड़ा रहेगा, लेकिन बाद में वो लिविंग जैसा बिहेव करेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन है मेरा कि अगर सेल की हम लोग बात कर रहे हैं तो सेल के पास, सॉरी वायरस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या वायरस के पास अपना कुछ सेल होता है, या वो होता है तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है या यूकैरियोटिक सेल होता है, ये क्वेश्चन रहा आपसे जी। तो ये आपको मैं बता दूं कि जो वायरस होते हैं, वायरस, तो वायरस जो होते हैं बाबू, ये होते हैं क्या बाबू, दे हैव नो एनी सेलुलर स्ट्रक्चर, उनके पास कोई सेल नहीं होता है, वायरस के पास कोई सेल अपना नहीं होता है, जिसके वजह से हम लोग उनको क्या बोलते हैं बाबू, उनको बोलते हैं असेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, असेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा इसको, इस बात को, है ना। वायरस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, असेलुलर ऑर्गेनिज्म। असेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि वायरस के पास कोई अपना सेल नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा, जो बातें हम बता रहे हैं। तो अगर कोई पूछता है वायरस के बारे में कि बताइए बाबू कि वायरस जो है वो यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इनके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि डिसीजन उनका लिया जा सकता है ना जिनके पास खुद अपना सेल हो। इनके पास तो सेल ही नहीं होता, इनके पास बस प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये होस्ट सेल से अपने नरिशमेंट को या एनर्जी को सप्लाई करके अपने आप को क्या करते हैं, लिविंग जैसा बिहेव कराते हैं। ओके, तो चलिए ये हो गया आपका क्या बाबू, फॉस्फेट लिपिड बाई लेयर। कौन हो गया आपका क्या, ये लिपिड का स्ट्रक्चर, है ना। अच्छा, ये हमने जो बनाया है लिपिड का स्ट्रक्चर, जो 2 लेयर में आपको देखने को मिल रहा है, ये लेयर का एग्जैक्टली नाम क्या है, ये जो आउटर सेल के अंदर मौजूद है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सीएम कह देंगे, या क्या कर देंगे बाबू, स्लैश क्या कहेंगे, पीएम, सीएम या पीएम। अच्छा, ये सीएम और पीएम क्या है, तो सीएम और पीएम आपका हो गया बाबू सेल मेम्ब्रेन, या क्या हो जाएगा बाबू, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। या तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, सेल मेम्ब्रेन, या बोलेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, इसके सिवा कुछ और भी नाम इसका हो सकता है क्या, इसके सिवा और कुछ नाम है इसका, तो जी हाँ, एक और नाम दिया जाता है क्या बाबू, क्या नाम दिया जाता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपका घर का दरवाजा है जिसमें गार्ड्स बैठे हुए हैं, है ना, गार्ड्स बैठे हुए हैं, तो वो अलाउ करेंगे चीजों की, कौन से सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर जाएंगे, कौन से जो सब्सटेंस है सेल के बाहर जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसका प्यारा सा नाम दे दिया है क्या बाबू, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो इसका डिफिनेशन जो है हम लोग लिखेंगे बड़ी प्यार से। लेकिन सिलेक्टिव परमेएबल अगर कोई पूछता है सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन इसको क्यों कहेंगे, तो जाहिर सी बात है बोलेंगे द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विच इज द अलाउ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू गो आउट फ्रॉम द बॉडी एंड कम इनसाइड द बॉडी। तो ये जो है सबसे अहम बात आपके माइंड में यहाँ पे फिक्स करना होगा कि जो सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, इसका स्पेसिफिक वजह ये है कि ये चीजों को सिलेक्ट करता है कि कौन सी चीजें अंदर आएंगी कौन सी चीजें बाहर जाएंगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो आपका यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन जान गए, यहाँ पे हम लिख देते हैं परमेएबल मेम्ब्रेन। अच्छा यहाँ से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट लेयरिंग हो सकता है इसके ऊपर नेक्स्ट लेयरिंग हो जाएगा, सेल्स के ऊपर नेक्स्ट लेयरिंग होगा। अच्छा ये नेक्स्ट लेयर जो होगा किस चीज का होगा बाबू, ये होगा हमारा सेल वाल। क्या होगा बाबू, सेल वाल। नेक्स्ट लेयर होगा सेल वाल का। अच्छा ये सेल वाल का जो लेयर होगा ये किस चीज से बना होता है बाबू, ये किस चीज से बना होगा, सेल वाल। तो सेल वाल बना होता है किस चीज से बाबू, पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का, है ना। सेल वाल किस चीज का बना होता है बाबू, पेप्टिडोग्लाइकेन का, है ना। अगर अच्छा इसके ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर मौजूद हो सकते हैं क्या, इसके ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर मौजूद हो सकते हैं। तो जी हाँ, एक और स्ट्रक्चर होता है लास्ट में, यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे एक और लेयर मौजूद होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। ग्लाइकोकैलिक्स मतलब क्या होता है बाबू, ग्लाइको मतलब हो जाएगा क्या बाबू, ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बाबू, ग्लाइको मतलब हो जाएगा, ग्लाइको मतलब होगा कार्बोहाइड्रेट्स और कैलिक्स मतलब क्या हो जाएगा, कैलिक्स मतलब हो जाएगा कवर, यानी ऐसी कवरिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ है उसे क्या कहेंगे बाबू, ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दें, अगर ध्यान समझिए कॉन्सेप्ट को, अगर हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें, अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज क्या बाबू, हार्ड स्ट्रक्चर, इज यहाँ पे लिख दे रहा है मेड ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर, then it is called क्या नाम दे देंगे सर, क्या नाम देंगे कैप्सूल। क्या नाम देंगे आपको, कैप्सूल। अगर ये इसका स्ट्रक्चर जो होगा हार्ड स्ट्रक्चर से बना होगा तो इसका नाम है क्या सर, इसका नाम है कैप्सूल। अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स जो है, यही इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर, ये आपका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर यही जो ग्लाइकोकैलिक्स है आपका किस चीज का बना हुआ बाबू, सॉफ्ट लेयर का बना हुआ है ना। if the glycocalyx are made up of कितना बाबू, सॉफ्ट लेयर, मेड अप ऑफ सॉफ्ट लेयर। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे बाबू, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं स्लाइम लेयर जो है एक ऑर्गेनिज्म से लिया गया वर्ड है। स्लाइम मतलब होता है चिपचिपा, और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है देखिएगा वुडन्स वगैरह पे स्लाइम वुड्स पे स्लाइम लेयर्स जो है मौजूद रहते हैं, जिसको स्लाइम वुड्स कहा जाता है ना। तो ये स्लाइम लेयर वहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है सिंपल फिनोमिना से बना हुआ है, यानी किससे बना हुआ है बाबू, बड़े ही चिपचिपे सब्सटेंस से, या फिर उसको बोले क्या कि बड़ी ही सॉफ्ट सब्सटेंस से बना हुआ अगर लेयर होगा तो उसको स्लाइम लेयर के नाम से जानेंगे। ओके, अच्छा अब जब अंदर की बात करेंगे
तो जैसे ही हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे, ध्यान समझिएगा, ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं बाबू, हम नाम देंगे सेल ऑर्गेनेलिज। तो सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, हम बोले बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गेनेलिज। बॉडी ऑर्गन क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है बॉडी ऑर्गन कहलाएंगे। वैसे ही सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे सेल ऑर्गेनेलिज कहलाएंगे। तो अगर एक्सप्लेनेशन देना हो तो कैसे देंगे, तो अगर बोर्ड्स की अगर बात करें, बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल ऑर्गेनेलिज, तो बोलेंगे तो ऑल द ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल विच इज नोन एज द नेम ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। यानी जो भी सेल्स के ऑर्गेनेलिज या जो भी ऑर्गन जो सेल के प्रति यहाँ पे सेल के अंदर मौजूद है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बाबू, सेल ऑर्गेनेलिज। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपका सेल है ओवरऑल किससे है बाबू, किससे बना हुआ है, कवरिंग से बना हुआ है, अपना अपना कवर है। हम लोगों ने 3 तरह के कवरिंग को देखा। सबसे आउटर लेयर सेल की अगर बात करें तो सबसे आउटर लेयर में हम लोगों ने देखा था किसका बाबू, स्ट्रक्चर देखा था किसका, सीएम और पीएम का। सीएम और पीएम क्या था आपका, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जैसे ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो अगर इसकी बात करें इसका लेयरिंग बना किसी से है तो लिपिड बाई लेयर से बना हुआ है। लिपिड बाई लेयर क्या होता है बाबू, जो आपका फॉस्फेट से बना हुआ एक लेयर होता है जिसको फैट हम लोग बोल रहे हैं। उसमें 2 तरह के लेयर होते हैं, क्या बाबू, फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स, ठीक है, जो क्या होते हैं बाबू, एक अवे फ्रॉम द वाटर होते हैं, एक अट्रैक्ट फ्रॉम द वाटर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद की अगर बात करें तो इसके बाद हम लोग देख रहे थे क्या वो बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल, प्लांट्स के अंदर भी सेल वाल देखने को मिलता है, एनिमल्स के अंदर सेल वाल नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग जैसे ही उसके आगे की तरफ की बात करें, उसके आगे तरफ की जो लेयरिंग होता है वो किसी से बना होता है बाबू, किसी से बना होता है, वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। किससे बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है बाबू, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड स्ट्रक्चर होंगे तो इनका नाम हम लोग देंगे क्या बाबू, अगर हार्ड स्ट्रक्चर होगा तो क्या नाम देंगे हम लोग, कैप्सूल। क्या नाम देंगे बाबू, कैप्सूल। अगर यही स्लाइम लेयर जो है वो यही जो अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर के बने होंगे तो इनका नाम देंगे हम लोग स्लाइम लेयर। क्या नाम देंगे बाबू, प्यार से बोलो, स्लाइम लेयर, ठीक है। तो ऐसा हम लोग नाम देंगे। और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ ऑर्गेनेलिज की बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोटिक के जो सेल्स होंगे उसमें जितने भी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे उसके ऑर्गेनेलिज में पैकेटिंग नहीं होगा, कवरिंग नहीं होगा। यानी जो भी ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज समझ में आया क्या, सेल ऑर्गेनेलिज वो सारे ऑर्गेनेलिज जो वो सारे ऑर्गन जो सेल के अंदर मौजूद होंगे। तो इनसाइड द सेल जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे उसके बाहर किसी तरह के कवरिंग, मतलब ये कोई सेल है या सेल के अंदर का ऑर्गेनेलिज है तो इसके बाहर किसी तरह का कवरिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलिज की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको सेल ऑर्गेनेलिज में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। गेस कीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, क्या है सर, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है सर्कुलर डीएनए। इसका नाम क्या है बाबू, सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए है ना। अच्छा डीएनए की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं, मोनेरा की हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो मोनेरा, अच्छा एक चीज हम बता दिए आप लोगों को कि यूकैरियोटिक जो सेल होगा आपका क्या होगा, प्रोटिस्टा होगा, लेकिन वो सिंगल सेल होगा, मल्टी सेलुलर नहीं होगा। लेकिन क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोटिस्टा की हम लोग प्रोटिस्टा की बात तो सिंगल सेल में हम लोग कर दिए, लेकिन यूकैरियोटिक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होगा, तो जी हाँ वो है मोनेरा। हमने पिछले क्लास में इस चीज को डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। नहीं देखे हैं वीडियो को, पहले आप पॉज मारें और पहले वाले वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, है ना। तो हमने वहाँ पे बता दिया है आपको कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जो मोनेराज होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, सिंगल सेल होते हैं। और सिंगल सेल के साथ साथ क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी जो, वो किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर, है ना। बैक्टीरिया के अंदर जो भी सेल पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बाबू सर्कुलर डीएनए की। अच्छा सर्कुलर डीएनए जो होता है वो क्या होता है बाबू, इसके अंदर सिंगल डीएनए होता है ना। यहाँ पे बोलेंगे दे हैव किसके बारे में बोला है बाबू, दे हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए किसके बारे में बात कर रहे हैं, डीएनए इन
इन किसमें बाबू, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंदर कितना डीएनए होगा बाबू, सिंगल डीएनए होगा, और ये कैसा डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या करेगा बाबू, अपने आप को क्या करेगा, जो डीएनए है वो क्या करेगा बाबू, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कैसे बनाएगा बाबू, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना देगा बाबू, आरएनए। क्या बना देगा, आरएनए। अच्छा, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए और आरएनए का क्या फुल होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। तो अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, और डीएनए से बनेगा आरएनए, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा बाबू, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फिर क्या बनेगा हमारा, आरएनए से बनेगा हमारा प्रोटीन। क्या बनेगा बाबू, प्रोटीन। अच्छा, आरएनए से क्या बन गया हमारा, प्रोटीन। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो क्या बनाने के लिए हो रहा है, प्रोटीन बनाने के लिए हो रहा है। तो जो प्रोसेस हम इसमें देख रहे हैं, प्रोटीन बनाने के लिए देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात हो गया। अच्छा, इसके अंदर और क्या ऑर्गेनिज होंगे, और कुछ ऑर्गेनिज आपको दिखाई देंगे। क्या इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे, क्या इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे। तो लिखेंगे इन सभी चीजों के बारे में। दे हैव नॉट अपीयरेंस ऑफ एनी माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव नो एनी टाइप्स ऑफ क्या बाबू, क्लोरोप्लास्ट, दे हैव नो एनी टाइप्स ऑफ क्या, न्यूक्लियस। जी हाँ, अच्छा, न्यूक्लियस का बात आया तो इनके पास बता दें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है सेल को कंट्रोल करता है। कहीं भी सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें बाबू, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो फिर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या प्रेजेंट होता है, तो देखिए बाबू, जिस एरिया में क्या मौजूद है बाबू, जिस एरिया में मौजूद है आपका क्या, डीएनए। जिस एरिया में मौजूद है डीएनए, उसको हम लोग कहेंगे क्या बाबू, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स है ना, न्यूक्लियोइड्स बोलेंगे। तो न्यूक्लियोइड्स किन चीजों को बोलते हैं बाबू, न्यूक्लियोइड्स क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होगा उसका, क्या होगा बोलेंगे, न्यूक्लियोइड क्या होता है बाबू। तो न्यूक्लियोइड होता है, क्या होता है, the particular area of chromosome in DNA of कौन सी बाबू, of prokaryotic cell is called क्या बाबू, is called क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड्स। इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोइड्स, है ना। तो ये बात याद रहेगी आपको कि पार्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, ये क्रोमोसोम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए का है, और डीएनए के अंदर क्या होता है बाबू, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बाबू, जाहिर सी बात है, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं क्या, डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है जीन्स, है ना। तो और जीन्स के अंदर होते हैं एलेलीज, है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे और कुछ ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं क्या, लेकिन जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे कवरिंग नहीं होंगे। अच्छा, एक और चीज बता दें आपको कि इसमें जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वो तो क्या हो जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर राइबोसोम्स के भी देखने को मिलेंगे, राइबोसोम्स, है ना। यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ये आरएनए सिंथेसिस हो गया, कुछ स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम्स को देखने को मिलेंगे। ऐसे पिजन टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि क्या होगा बाबू, ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे वो 50S के होंगे, और नीचे वाला 30S का स्ट्रक्चर होगा। आप अगर इसको ऐड करेंगे, पूछेंगे आपसे टोटल कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कितने एस के राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, तो आप इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 538, यानी 80S जो होंगे वो राइबोसोम्स होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो इसका जो एडिशन का मामला है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि अगर मानते हैं कि ये जो होगा, ये कैच जो है और ये जो मार्कर है, इसको ऐड करेंगे तो क्या इसका हाइट लंबा हो जाएगा। तो आपको कहना है कि पहले जो मार्कर था उसके अकॉर्डिंग ये लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐड करने का प्रोसेस है वो यूं करके नहीं करेंगे। ऐड करने का जो प्रोसेस है वो ऐसे करके ऐसे हम लोग कर देंगे। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हाइट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग और समझाने का एक अलग सा तरीका था, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग बता दी, इसके अंदर क्या भर पड़े रहेंगे बाबू, राइबोसोम्स, है ना। ये सारे के सारे क्या है, राइबोसोम्स।
ये आपके हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स है ना। और ये राइबोसोम्स कितने एस के बने होंगे बाबू? ये राइबोसोम्स बने होंगे 70 एस, याद रखिएगा। और ये कितने एस के होंगे? अगर कोई पूछेगा डिफरेंशिएट करके तो ये कितने होंगे बाबू? 50 एस प्लस 30 एस, और टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 70 एस, याद रखिएगा, 80 एस नहीं बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो उससे पहले देखिएगा कि यहाँ पे क्या होंगे बाबू? यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स जो होंगे आके चिपक जाएंगे, बहुत सारे राइबोसोम्स सिंगल आरएनए पे क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, है ना। तो लिखेंगे बाबू इफ राइबोसोम्स accumulate on the surface of single RNA is called क्या नाम देंगे इसका? अगर हम बात कर रहे हैं आरएनए पे, क्या हो गया बाबू? बहुत सारे आकर के क्या समराइज हो गए? सिंगल आरएनए पे बहुत सारे आकर के एक्युमुलेट हो गए क्या? राइबोसोम्स। तो इसका नाम क्या देंगे बाबू? पॉलीसोम्स। क्या नाम देंगे बाबू? पॉलीसोम्स, है ना। तो ये पॉलीसोम्स कहलाएंगे। पॉलीसोम्स क्या कहलाता है बाबू? पॉलीसोम्स वो स्ट्रक्चर कहलाता है जिसमें सिंगल आरएनए हो, और सिंगल आरएनए के साथ मल्टीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? वो क्या होते हैं? आपके राइबोसोम्स आगे स्टिक हो जाते हैं, तो उस पे क्या होता है बाबू? उस वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नाम देते हैं पॉलीसोम्स। अच्छा, पॉलीसोम्स नाम दे रहे हैं, लेकिन क्या हम ये बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका फंक्शन क्या था? तो इसका फंक्शन था बाबू, क्या करेगा ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था। ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना रहा था? ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना था। आरएनए से सिंथेसिस होकर क्या बन रहा था? प्रोटीन बन रहा था। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा था। उसके बाद से कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसे करके सर्कुलर ऐसे स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये हेलिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली हेलिकल स्ट्रक्चर ही इनका इसी तरह से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड, है ना। तो प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन किसमें माना जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो होता है वो क्या होता है बाबू? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। अच्छा, एक बात बताएं कि ये भी तो क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये क्रोमोसोम अगर डेड हो गया, हट हो गया हमारे इस सेल से, तो क्या सेल पे इफेक्ट पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। अगर ये मेन सेल जो है, डीएनए जो है, वो क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो अगर यहाँ से डिस्ट्रॉय होता है, मर जाता है या खत्म हो जाता है, किसी वजह से यहाँ से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन देयर इज नो एनी इफेक्ट ओवर द सेल इफ द डिस्ट्रॉय दिस प्लाज्मिड। अगर ये प्लाज्मिड जो है वो क्या है बाबू? एक्चुअली इसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल के नाम से या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के नाम से जान रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो जाहिर सी बात है अगर ये डेथ भी हो जाता है तो इस सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसी तरह से थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में। और तब तक के लिए आप अपने पिछले क्लास को रिवाइज करते रहें और दुआ में याद रखें। थैंक यू।